आज की इस क्लास में आज मैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को भौतिक सब्जेक्ट के अध्याय 2 को पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अध्याय 1 को पूरा कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को अध्याय 2 को पढ़ाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्याय 2 में पढ़ने वाले हैं मापन की आवश्यकता। ये अध्याय 2 को पहले आप देख लो। अध्याय 2 क्या है? इकाई एवं मापन दिया हुआ है। कई बुक में क्या है, इकाई के जगह पे मात्रक दिया रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। बुक के हिसाब से नाम चेंज हो सकता है, लेकिन है जो है मतलब जो यहाँ पे जो इंग्लिश में नाम रहेगा वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलो आगे बढ़ें। सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये है मापन की आवश्यकता है। मापन की आवश्यकता क्यों होता है? हम किसी ऐसे वस्तुओं को देखते हैं जिनको देखकर हम एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते कि इसकी लंबाई इतनी है या फिर इसका जो वजन है वो इतना है। हम इसे नहीं बता सकते, इसके लिए हमें मापने की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो दो राड दिया हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पे एक राड ए है और दूसरा राड क्या है? बी है। दोनों राड को देखो, पहला जो राड है ए जो राड है वो बी राड से छोटा है। ये तो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए राड जो है वो छोटा है, बी राड जो है वो बड़ा है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि इसकी जो लंबाई जो है वो कितनी है? नहीं बता सकते ना। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? मापने की आवश्यकता होगी। जब तक कि हम मापेंगे नहीं तब तक के हम इसकी लंबाई नहीं बता सकते, तो इसलिए हमें मापने की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? तो इसको अगर आपको लिखना है परिभाषा के तौर पे तो कैसे लिखोगे? मापने के लिए हम जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं उसे हम मापन कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि का उपयोग करते हैं। अब ये भौतिक राशि क्या है समझना। भौतिक राशि क्या है? यहाँ पे मैंने भौतिक राशि का जिक्र कर दिया। ठीक है, मापने के लिए हम जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं उसे हम मापन कहते हैं। ये तो परिभाषा बन गया, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है कि भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है? तो इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। जिनका मापन किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि, जिनका मापन किया जा सकता है। अब मापन करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होगी। तो मात्रक क्या क्या हो सकता है? तो बिना मात्रक के हम किसी भी वस्तु का माप नहीं ले सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते हम? बिना मात्रक के हम किसी भी वस्तु का माप नहीं ले सकते, मतलब उसे हम माप नहीं सकते। तो कौन कौन से भौतिक राशि है देख लेते हैं। जो मात्रक है वो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, वेग है, त्वरण है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब भौतिक राशि के मात्रक हैं। मतलब हमें मापना है किसी भी चीज़ को तो हम इन्हीं का उपयोग करते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग, त्वरण, इन्हीं वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है लंबाई, तो लंबाई को मैं बता देता हूँ कि जो आप टेप उपयोग करते हैं, जो स्केल उपयोग करते हैं वो लंबाई है। द्रव्यमान क्या है भाई? द्रव्यमान जो वजन आप तौलाते हो, जैसे कि 1 किलोग्राम किसी वस्तु को तौल देना, पाउंड में तौल देना, ग्राम में तौल देना, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब द्रव्यमान को दर्शाता है। समय क्या है? समय टाइम जो है, जिसे सेकेंड है, मिनट है, घंटा का कांटा है, ये सब के सब टाइम को दर्शाता है। तो आपको समझ में आ गया। जितने भी टाइम से संबंधित रहेगा वो समय दर्शाएगा। वजन से संबंधित रहेगा जिसको आपको तौलना है वो सब के सब द्रव्यमान से प्रदर्शित होगा। और जितने भी जैसे टेप है, लंबाई नापना है तो टेप, स्केल, ये जितने भी लंबाई नापने वाला काम करता है वो टेप के थ्रू करेगा, तो वो लंबाई से ही प्रदर्शित करेगा। आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? चलो आगे बढ़ें। अब हम लोग देख लेते हैं मात्रक को देख लेते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होता है? भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रक किसे कहेंगे? तो एक निश्चित जो मानक बना दिया जाता है ना उसे हम मात्रक कहते हैं। निश्चित मानक, अभी मैंने आपको समझाया निश्चित मानक के बारे में। ठीक है, क्या बताया हूँ मैं निश्चित मानक के बारे में? निश्चित मानक समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो किलो बार दिया हुआ है। ठीक है, 1 kg यहाँ पे दिया हुआ है। 1 किलो का बाट, 2 kg मतलब 2 किलो का बाट हो गया। समझना, 1 किलो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये अगर 2 किलो होगा तो 2 बाट अगर रखेंगे तभी 2 किलो होगा। 3 बाट रखेंगे तो 2 किलो होगा क्या? या 4 बाट रखेंगे तो 2 किलो होगा? नहीं होगा ना। 2 बाट अगर हम 1 किलो का लेंगे तभी ये 2 किलो होगा। और 2 किलो से अगर हमें 3 किलो में जाना है तो 2 किलो से 3 किलो में जाना है तो 1 बाट हमें क्या करना है? 2 किलो का, और 1 बाट 1 किलो का लेंगे।
तभी हो पाएगा। या फिर 3 बाट हम क्या करेंगे, 1 किलो का लेंगे, तो हर बार क्या हो रहा है, बराबर बराबर भागों में बट रहा है। 1 किलो के बाद 2 किलो आ रहा है, 2 किलो के बाद 3 किलो आ रहा है, मतलब हर में क्या है, उसका जो हिस्सा है वो बराबर बराबर है। यही इसी को हम कहते हैं निर्देश मानक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देश मानक या फिर निश्चित मानक कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखो स्केल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। स्केल में देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, यहाँ पे नीचे में 1 इंच, 2 इंच, इस तरह से स्केल में दिया रहता है। अब इसको कैसे समझोगे, तो देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, तो हर एक में 10 mm का खाना है। इसके अंदर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से जैसे 0 से 1 जाएगा तो 10 mm रहेगा, फिर 1 से 2 जाएगा तो भी 10 mm रहेगा। मतलब हर एक खाने में 1 से 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होने पे हर एक खाने में 10 mm वहाँ पे रहता है। ये क्या है, फिक्स है। तो इसी को हम कहते हैं निश्चित मानक या निर्देशित मानक कहते हैं। समझ में आ गया। मात्रक क्या है, भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। और मैं यहाँ पे मैंने आपको निश्चित मानक बता दिया, जैसे किलोवाट है, स्केल है, ये क्या है, ये निश्चित मानक है। अब हम लोग देख लेते हैं मात्रकों के गुण देख लेते हैं। मात्रकों के गुण में आप स्वाभाविकली पढ़ सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो बुक में दिया है उसी को। तो पहला यहाँ पे मात्रक का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि राशि का संख्याक सामान्यतः ना बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। दूसरा है वह पूर्णतः निश्चित और स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। तीसरा है समय के साथ उसमें परिवर्तन ना हो। चौथा है उसमें स्थायित्व का गुण हो। पांचवा है भौतिक राशि के अन्य मात्रकों से तुलना संभव हो, अर्थात उसका उसी भौतिक राशि के अन्य मात्रकों में परिवर्तन सहज हो, वह सर्वमान्य हो। सातवां है वह सभी स्थानों में आसानी से पुनरुत्पादित हो सके। और आठवां है भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब के बदल जाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ पे जो टॉपिक बताया है वो आपको समझ में नहीं आया, चलो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे देखो स्केल ऐसा होना चाहिए, मतलब जो मात्रक है वो ऐसा होना चाहिए कि ये स्थायी होना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे 1 किलो है तो 1 किलो को हम कम नहीं कर सकते, हम बढ़ा नहीं सकते। बार जो जितना है वो सबके लिए बराबर बराबर होगा। मान लो मैं एक मार्केट में जाता हूँ, वहाँ से मैं सब्जी लेता हूँ 1 किलो, तो 1 किलो का बाट से वो व्यक्ति जो है वो सभी के लिए, जितने भी व्यक्ति आएगा, अगर उसे 1 किलो का सामान चाहिए तो हर को उसी बाट से तौल के देगा। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग बाट तो नहीं आएगा। तो समझ में आ रहा है कि सबके लिए बराबर होगा। सेम इसी तरह से बाट भी क्या होगा, बराबर बराबर हिस्सों में बटा रहेगा। ये समझ में आ गया। और ये स्थायित्व रहेगा, मतलब सभी के लिए बराबर है तो स्थायित्व का भी गुण ये प्राप्त करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको कुछ मात्रकों के गुण को समझा दिया हूँ। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं। यहाँ पे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इसे हम मूल राशि के नाम से भी जानते हैं और व्युत्पन्न राशि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, मूल मात्रक कहो या फिर व्युत्पन्न मात्रक कहो, या फिर मूल मात्रक या फिर मूल राशि कहो, या फिर व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशि भी आप कह सकते हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं मूल मात्रक को देखते हैं। मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक जो होता है एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है और विद्युत धारा है, ये सब के सब क्या है, मूल मात्रक है। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इसी मूल मात्रक से ये प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखो मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल, चाल, आयतन। ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक वर्ग बना रहा हूँ। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग में यहाँ पे ए भुजा ले लेता हूँ। ठीक है, ए भुजा हो गया, तो वर्ग में क्या है, सभी भुजाएं बराबर है, मतलब ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई। और जो यहाँ पे जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ए का वर्ग होता है, मतलब लंबाई गुणित लंबाई। अगर लंबाई गुणित लंबाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो क्षेत्रफल बन जाएगा। तो देखो मूल मात्रक से ये प्राप्त हुआ लंबाई। ध्यान देना, लंबाई जो है मूल मात्रक है, ठीक है, तो मूल मात्रक से क्या प्राप्त हुआ, क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अगर मैं यहाँ पे आयतन अगर इसे बनाऊं तो क्या होगा, A3 होगा, ए का 3 घात आयतन हो जाएगा। इसके साथ क्या गुणा कर देंगे, फिर लंबाई का, लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई। तो देखो लंबाई से ही क्या प्राप्त हो रहा है, आयतन प्राप्त हो रहा है, मतलब मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होता है। समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर देख लेते हैं। तो देखो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर देखो, बहुत ही आसान है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, जबकि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को
व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। तीसरा, ऐसी पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं होती है। तो इस तरह से मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में आपको मैंने अंतर भी बता दिया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो मात्रकों की पद्धतियाँ देख लेते हैं। मात्रकों की पद्धतियाँ देख लेते हैं। तो देखो मात्रकों की क्या क्या पद्धतियाँ होती है, तो देखना है यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। मूल मात्रक मतलब जो मात्रक है उसकी पद्धति देखो। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, पहला यहाँ पे CGS पद्धति। 4 पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है CGS पद्धति, बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये पद्धति। CGS पद्धति, CGS पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है? C का मतलब होता है सेंटीमीटर, यहाँ पे G का मतलब होता है ग्राम होता है, और S का मतलब होता है सेकेंड होता है। ये C का मतलब सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है, मान लो ये एक हिसाब से सेंटीमीटर है, मतलब लंबाई नाप रहा है, तो इसका जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा? लंबाई रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? ये लंबाई रहेगा। लंबाई से ये सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, समझो। इसी तरह से ग्राम, ग्राम क्या है? वजन नापने का काम करता है, तो वजन नाप रहा है, इसका मतलब क्या है? ये द्रव्यमान है। और ये सेकेंड, सेकेंड क्या दर्शाया? समय को दर्शा रहा है, तो ये क्या होगा? समय होगा। समझ में आ गया? CGS पद्धति में इसे हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड कहते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर जो है वो लंबाई है, ग्राम जो है द्रव्यमान है, और सेकेंड जो है वो समय है। मतलब समझ में आ गया? ये तीनों जो है सेंटीमीटर लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, ग्राम जो है द्रव्यमान को, और सेकेंड जो है वो समय को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से देखो FPS पद्धति देख लेते हैं। FPS पद्धति क्या होता है? F का मतलब होता है फुट होता है, P का मतलब पाउंड होता है, और S का मतलब सेकेंड होता है। तो फुट जो होता है वो लंबाई से नापा जाता है। आप देखना फुट को कैसे नापते हैं? लंबाई ही नापते हैं ना। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। तो फुट को किससे नापेंगे? लंबाई से। तो ये क्या होगा? लंबाई होगा। इसके जो बेस है वो लंबाई होगा। पाउंड, पाउंड मतलब क्या है? वजन नापने वाला है, तो वजन से नाप रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये द्रव्यमान है। और सेकेंड क्या है? समय है। ठीक, ये भी समझ में आ गया। चलो आगे देखें। फिर देखो MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या होता है? MKS पद्धति में M का मतलब मीटर होता है, K का मतलब किलोग्राम होता है, और S का मतलब सेकेंड होता है। मीटर जो है लंबाई को नापता है, इसका मतलब ये लंबाई होगा। ये जो होगा ये द्रव्यमान होगा, और ये जो है वो समय होगा। ठीक, ये भी समझ में आ गया आपको। अब चलो चौथा देखते हैं। चौथा को हम कहते हैं SI पद्धति कहते हैं। SI पद्धति मतलब ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम कह सकते हैं, या फिर सिस्टम इंटरनेशनल भी इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। ये पूरी दुनिया में SI जो मानक होता है यही पूरी दुनिया में चलता है। अब इसके लिए कौन कौन से मानक है उसको भी देख लेते हैं। तो SI मानक जो है, ये जो MKS पद्धति ना, इसका ही एक प्रवर्धित रूप है, मतलब अगला चरण है इसका। ये इसी से प्राप्त हुआ है, मान लो MKS पद्धति से ही ये प्राप्त हुआ है। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड के बारे में पढ़ने को मिलेगा SI पद्धति में। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो है वो MKS पद्धति से ही प्राप्त हुआ है, इसका एक अगला रूप है, कहा गया है। ठीक है, जो सिस्टम इंटरनेशनल है, ये जो शब्द है ये कौन सा है? तो ये जो है फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, फ्रांसीसियों ने ही खोजा होगा, इसीलिए ये फ्रांसीसियों के द्वारा दिया हुआ नाम है SI। ठीक, चलो आगे देखें। अब देख लेते हैं SI पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 जो है पूरक मात्रक होते हैं। तो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या क्या मूल मात्रक होते हैं। देखो लंबाई जो है, लंबाई को मैंने बताया था किससे दर्शाते हैं? मीटर से। तो MKS पद्धति में मीटर मैंने बताया था। तो लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर है, और मीटर को हम किससे दर्शाते हैं? M से दर्शाते हैं। ठीक है, ये इसका संकेत है। इसी तरह से देखो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? किलोग्राम से दर्शाते हैं। इसको भी हमने MKS पद्धति में पढ़ा था। इसको किलोग्राम से मतलब kg के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो समय जो है, समय को हम सेकेंड से दर्शाते हैं, इसे हम S से दर्शाएंगे। इसी तरह से ताप को केल्विन कहते हैं। ठीक है, केल्विन से इसे दर्शाएंगे। इसके जो मात्रक है वह केल्विन, इसे हम K से दर्शाएंगे। और यहाँ पे देखो विद्युत धारा है। ठीक है, ये सब राशियाँ हैं ना, और ये जो है ये मात्रक है। ध्यान देना, ये मात्रक है और ये राशि है। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हो सकता है मैं आपको मात्रक बार बार बोल दिया हूँ, तो ये सभी के सभी आप राशि देखना और ये मात्रक समझना। ठीक है, हो सकता है गलती हो गया होगा बोलने में। तो ये सभी के सभी राशि और ये सभी के सभी मात्रक हैं।
तो ताप का क्या है, केल्विन, इसे के से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर, इसे ए से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है, इसे CD से दर्शाते हैं। और पदार्थ की मात्रा है, ये क्या है, मोल है, इसका जो मात्रक है ये मोल है, इसे मोल MOL से दर्शाते हैं। इसी तरह से पूरक मात्रक भी देख लेते हैं। तो समतल कोण को हम रेडियम से दर्शाते हैं, RAD, इसका जो नाम जो रहेगा वो रहेगा RAD से हम इसे दर्शा सकते हैं। इसी तरह से घन कोण को स्टेरेडियम से दर्शाते हैं, SR इसका क्या है, इसका एक संकेत है। ठीक है, तो संकेत भी हमने देख लिया, हमने राशि भी देख लिया, हमने मात्रक भी देख लिया। इस तरह से मैं यहाँ पे इसे स्टॉप करता हूँ। बाकी जो टॉपिक है उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा।